तो अब देखते हैं वाटर पॉल्यूशन। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या बात की थी? एयर पॉल्यूशन, है ना। अब नोट नहीं, संस्कृति, साक्षी देखो इधर। आज हमको बात करनी है वाटर पॉल्यूशन। बोलता है कि वाटर शुड बी क्लीन 100%। अगर 0.1% भी उसमें इम्प्योरिटी है मतलब इम्प्योरिटी है। यही मतलब बोला कि वाटर के लिए जो प्रिवेंशन और कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट जो था वो कब बनाया गया? 1974। ठीक है, कुछ कुछ तो ये याद रखो। जैसे फॉर एग्जांपल हमने बात की थी एयर वाली, एयर के लिए कब था? एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981। इसमें चेंज कब लाया गया? 1987। फिर एनवायरमेंट 1986। फिर वाटर 1980 1974, है ना। ऐसे कुछ कुछ याद रखो, कभी पूछ लेता है ये। ठीक है, इस बार के नीट में एक सन पूछा था इन्होंने, कौन सा, शायद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल या किसी ना किसी का इंपॉर्टेंट, जैसे अर्थ समिट हो गया, ये सब का सन पता होना चाहिए, कब हुआ था। अर्थ समिट, वर्ल्ड समिट, ये जो बताया था वो पता होना चाहिए। देन डोमेस्टिक सीवेज एंड इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट, घरों से निकलने वाला सीवेज, ठीक है, इंडस्ट्रीज से निकलने वाला इफ्लुएंट, क्या वो पॉल्यूशन कॉज कर रहा है? रिवर पॉल्यूशन तो कॉज कर ही रहे हैं ये। अगर इसको ड्रेन करोगे डायरेक्टली इनटू द रिवर, दैट इज कॉजिंग रिवर पॉल्यूशन, है कि नहीं है ऐसा? ठीक है, बोला कि भाई डोमेस्टिक सीवेज में क्या क्या चीजें हो जाती हैं। डोमेस्टिक सीवेज में जनरली बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर होता है। ठीक है, बहुत ही सभ्य भाषा में बोल रहा है, बट वी नो व्हाट इट इज, राइट। तो क्या बोल रहा है? डोमेस्टिक सीवेज, जो घरों से जो सीवेज निकलता है उसमें क्या होता है? घरों से जो सीवेज निकलता है उसमें क्या होता है? बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, यू नो व्हाट इट इज, राइट। क्या है ये बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर? सबके घर से सुबह सुबह निकलता है ना। तो वही बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर है जो कि डिकम्पोज होता है बाय बैक्टीरिया एंड अदर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, चलो समझ आया। लेकिन जो इंडस्ट्रीज से निकलता है वो तो खतरनाक है ही। जो बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर है उससे भी खतरनाक कौन है? इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट। क्यों? क्योंकि कितने हार्मफुल केमिकल्स निकलते हैं उसमें, एसिड्स वगैरह होता है ना, कितने पता नहीं केमिकल्स निकलते हैं उसमें। जैसे एक वो अभी रिसेंट कहानी सुनी होगी आप लोगों ने, भोपाल गैस ट्रेजेडी, सुना है क्या? भोपाल यूनियन कार्बाइड जो है भोपाल में, उसमें से गैसेस और लीक होना, उसकी वजह से कितने लोग मर गए थे, है ना। कितने लोग? 1500 लोग मतलब 1500 लोग तो वो काउंट में है ना, ज्यादा ही होंगे उससे, है कि नहीं है। चलो, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स भी होती हैं। फिर कह रहा है टू एस्टिमेट, कैसे पता लगाएं इस बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर को कि किसी वाटर में कितना पॉल्यूटेंट है, कितना बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर है, उसको कैसे, क्या तरीका है उसको पता लगाने का। पढ़ा है आप लोगों ने पहले ये, जिसको सीवेज वाटर में कितना बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है या ऑर्गेनिक मैटर है, उसको पता लगाने का एक ही तरीका है, दैट इज बीओडी। क्या है वो? बीओडी। बीओडी क्या होता है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये सीवेज ट्रीटमेंट टॉपिक है चैप्टर 10 में, माइक्रोब वाले चैप्टर में, उसमें पढ़ा होगा। कहता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का मतलब होता है कि भाई, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का मतलब होता है कि माइक्रोब्स को, जो यहां पर खाने वाले डिकम्पोजर्स है ना, ये डिकम्पोज कौन करता है इस बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर को? डिकम्पोज कौन करता है इस बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर को? माइक्रोब्स, बैक्टीरिया डिकम्पोज करते हैं, डिकम्पोजर्स। अब एक बात बताओ, अगर किसी वाटर में ज्यादा बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर है तो आपको ज्यादा माइक्रोब्स की जरूरत पड़ेगी, और उन माइक्रोब्स को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। क्या करने के लिए? ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड पड़ेगी। क्या करने के लिए? उसको डिग्रेड करने के लिए। ऐसा है कि नहीं है? उसको डिग्रेड करने के लिए ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी।
तो इसका मतलब मैं अगर आपसे पूछूं कि ये बताओ कि अगर वाटर ज्यादा पॉल्यूटेड है, अगर वाटर ज्यादा पॉल्यूटेड है तो उसका बीओडी ज्यादा होगा या कम होगा? जितना ज्यादा पॉल्यूशन उतना ज्यादा बीओडी, ऐसा है क्या? हाँ, जितना ज्यादा पॉल्यूटेड होगा वाटर उतना ज्यादा उसमें बीओडी, ऑक्सीजन की डिमांड उतना ज्यादा होगा। ये समझ रहे हो ना? तो बीओडी एक तरह से मेजरिंग स्केल है जो ये बताती है कि कोई भी वाटर कितना पॉल्यूटेड है। ठीक है, कितना पॉल्यूटेड है। तो आप देखो अगर डिस्टिल्ड वाटर है या जो फ्रेश वाटर है उसका तो बीओडी कितना होगा? 0 होगा। उसका बीओडी कितना होगा? 0 होगा। केस स्टडी की बात करते हैं, हम वाटर पॉल्यूशन की बात कर ही रहे हैं तो हम लोगों के साथ में क्या है, हम लोगों का जो मैकेनिज्म चलता है वो ऐसा चलता है। देखो जैसे मान लो ये शहर की बाउंड्री है, ठीक है, ये रिवर है फॉर एग्जांपल, दिस इज द रिवर, और यहां से एक क्या जा रही है, मेजर वो जा रही है सीवर, ऐसे जाती है मेजर दिस इज द रिवर, है ना, ये रिवर फ्लो कर रही है, यहां से क्या जाती है, यहां से वो नहर जा रही है जिसमें पूरे मान लो एक रीजन का या मान लो पूरे स्टेट का क्या जा रहा है, सीवेज वाटर जा रहा है। ठीक है, ये पूरा एकदम गंदा है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट भी है इसमें, म्युनिसिपल वेस्ट भी है इसमें, बायोकेमिकल बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर भी है इसमें, ठीक है, और ऑर्गेनिक मैटर भी है इसमें, और फिर क्या है इसमें, हॉस्पिटल से निकलने वाला वेस्ट भी है, और सब किधर ड्रेन हो रहा है, देख रहे हो सब किधर ड्रेन हो रहा है, दिस इज द रिवर ना, सब किधर ड्रेन हो रहा है, रिवर में। तो क्या इससे रिवर पॉल्यूटेड हो रही है? हाँ, रिवर तो पॉल्यूटेड हो रही है। तो अब क्या किया जाए, इन लोगों ने एक इनिशिएटिव लिखा, देखो कितना बढ़िया, पीपल, आरकटा एक टाउन है, आरकटा एक टाउन है, उन लोगों ने बोला कि यार ऐसे तो रिवर पॉल्यूट होती रहेगी, क्या करें फिर? उन्होंने बोला कि हम्बल्ट यूनिवर्सिटी, हम्बल्ट पहले नाम सुना है? कहाँ हम्बल्ट नाम सुना है पहले कहीं? बताओ हम्बल्ट नाम सुना है? भूल गए? बताओ उत्कर्ष, हम्बल्ट नाम नहीं सर, अलेक्जेंडर हम्बल्ट सुना है? अलेक्जेंडर हम्बल्ट कहाँ सुना है? पिछले चैप्टर में, कहाँ पिछले चैप्टर में पढ़ा है अलेक्जेंडर हम्बल्ट स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, इसी में था क्या? इसी चैप्टर में है स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, आई थिंक ये पिछले चैप्टर में है, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में या इकोसिस्टम में? स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप पढ़ा ना, कि जैसे जैसे आप एरिया बढ़ाते जाओगे स्पीशीज रिचनेस जो है वो बढ़ती जाएगी, यही था ना? तो उसी में था, किसने बताया था ये? अलेक्जेंडर वॉन हम्बल्ट। उसी को ऑनर करने के लिए उनके नाम पर एक यूनिवर्सिटी, अरे कई जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं ना उनके नाम पे यूनिवर्सिटी बनी हुई है, डार्विन यूनिवर्सिटी, ठीक है, हम्बल्ट यूनिवर्सिटी, बड़े साइंटिस्ट थे ये लोग, है ना? वो जो कई माइक्रोबायोलॉजिस्ट, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजिस्ट, उनके नाम पर भी यूनिवर्सिटी है पेरिस में, ठीक है। तो बोल रहा है पीपल ऑफ आर्कटा मार्श और हम्बल्ट यूनिवर्सिटी के कुछ बायोलॉजिस्ट, उन्होंने मिलकर इसका एक सॉल्यूशन निकाला कि रिवर पॉल्यूट ना हो। देखो एक तरीका वो तो नॉर्मल है ही, जो आप लोग पढ़ के आए हो, किधर पढ़ के आए हो आप लोग? माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर में पढ़ के आए हो। ये तरीका तो है ही कि सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन और क्लोरीन ट्रीटमेंट। क्यों ये फिल्ट्रेशन जरूरी है? क्योंकि भाई ये रिवर पॉल्यूट कर दोगे आप, तो रिवर पॉल्यूट करने के बाद वही पानी वापस किधर आने वाला है? आपके घर में ही आता है ना वो पानी वापस, एमसीडी का जो वाटर होता है वो घर में वापस आता है, तो उस वाटर को क्लीन तो करना ही पड़ेगा ना। तो मेजर तरीका वही है, प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, है ना, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन और क्लोरीन ट्रीटमेंट। वो बोला वो तो कन्वेंशनल मेथड है, लेकिन उसके बाद एडिशनल क्या किया उन लोगों ने, ये सब करने के बाद सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन किया, उन्होंने वाटर सीवेज ट्रीटमेंट लगाया, उन्होंने एक चीज की कि जो शहर की बाउंड्री है 60 हेक्टेयर रीजन, जहां से बहुत सारी पाइपलाइंस आ रही हैं, ठीक है, मान लो यहां से भी वो सीवेज वाटर आ रहा है, यहां से भी सीवेज वाटर आ रहा है, यहां से भी सीवेज वाटर आ रहा है, यहां से भी, इस तरह से 6 कनेक्ट, ठीक है, इस तरह से वाटर आ रहा है। अब मान लो कि ये आगे जाके आपको पता है ये सारा सीवर जो है वो कहाँ कनेक्ट होने वाला है? रिवर में कनेक्ट होने वाला है रिवर में। और रिवर क्या होने वाली है?
पॉल्यूटेड। हमने क्या किया, हमने यहाँ पर बहुत सारे क्या उगा दिए, हमने यहाँ पर बहुत सारे मार्श उगा दिए। क्या उगा दिए, मार्शी एरिया इसको बना दिया, समझ रहे हो। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे प्लांट्स उगा दिए। जब यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट्स उगा देंगे तो वो प्लांट्स किस चीज का काम करेंगे, फिल्टर का। अब वाटर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होके फिल्टर होके कहाँ जाएगा, रिवर में। क्या रिवर उतनी पॉल्यूट होगी, अब पानी अब जब इधर जाएगा तो फिल्टर होके ही जाएगा ना, क्योंकि वो प्लांट्स, अब उसके रूट्स भी होंगे बीच में, तो वो प्लांट्स के जो रूट्स हैं आपको पता है दे एब्जॉर्ब द वाटर, तो वो मार्शिस जो है वो क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। कितना बढ़िया केस स्टडी है ये, देखो कितना बढ़िया दिमाग लगाया इन्होंने। तो कन्वेंशनल मेथड है ये, कन्वेंशनल मेथड नहीं है ये, नया इनोवेटिव मेथड है, ठीक है, इनोवेटिव मेथड है दिस इज। और इन्होंने ये चीज है कि नेचर का यूज करके इन्होंने एक कुछ भी ऐसा नहीं किया कि कोई मशीन लगा दी हो या कुछ, नेचर का यूज किया है नेचर को क्लीन करने के लिए। इस तरह का दिमाग हमें लगाना पड़ेगा, तभी इन्वायरमेंट पॉल्यूशन जो है हम रोक सकते हैं। नेचर मेथड, इनोवेटिव अप्रोच, समझ आया फ्रेंड ऑफ आर्कटा मार्श। क्या पीपल ऑफ आर्कटा और हम्बल्ट यूनिवर्सिटी के बायोलॉजिस्ट ने मिलकर, इनको हम बोलते हैं 6 कनेक्टेड मार्श लगाया उन्होंने 60 हेक्टेयर में। जो पानी आ रहा है वो 60 हेक्टेयर से आ रहा है ना उधर से, तो इसको बोलते हैं FOAM। FOAM का क्या मतलब होता है, फ्रेंड ऑफ आर्कटा, फ्रेंड ऑफ आर्कटा मार्श। समझ आया क्या बोलते हैं इनको, फ्रेंड ऑफ आर्कटा मार्श। 3 प्रोसेस वो मैंने बताई दिया आपको। वाटर पॉल्यूशन में इतनी बात समझ आई आपको। हमने डिस्कस किया क्या, वाटर पॉल्यूशन एंड प्रिवेंशन एक्ट, कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट जो है ये आया 1974 में। कब आया, 1974 में। डोमेस्टिक सीवेज और इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट जब रिवर में इंट्रोड्यूस किया जाता है तो उससे रिवर पॉल्यूशन होने लग जाता है, बहुत ज्यादा रिवर पॉल्यूटेड होती है, ठीक है। डोमेस्टिक सीवेज में क्या क्या चीजें होती है हमने बताया। एस्टिमेट करने का तरीका क्या है, कितना वाटर पॉल्यूटेड है, कैसे पता लगाएंगे, BOD से। कैसे पता लगाएंगे, BOD से। केस स्टडी में हमने बोला कि फ्रेंड ऑफ आर्कटा मार्श FOAM ने क्या तरीका निकाला है वो डिस्कस किया हमने। उसके बाद हम पढ़ते हैं एक बढ़िया तरीका, केरला और श्रीलंका की केस स्टडी। उन्होंने बनाए हैं इको सैंड टॉयलेट्स। क्या बनाया, इको सैंड टॉयलेट्स। देखो क्या हुआ, केरला में इन्होंने एक बहुत बढ़िया तरीका बताया विच इज हाइजेनिक, एफिशिएंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव। क्या करते हैं ये लोग, जैसे खेत है, लोग पहले खेत में तो जाते ही थे, है ना, क्या था वो, क्या बोलते हैं उसको, ओपन डिफिसेशन, है ना। फिर इंडियन गवर्नमेंट ने कई तरह की ऐसी स्कीम चलाई कि भाई चलो हम क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे। मूवीज आने लग गई, आई ना, अक्षय कुमार की कौन सी मूवी थी पता, टॉयलेट, है ना। मूवीज आने लग गई दैट प्रमोटेड कि भाई ओपन डिफिसेशन नहीं होना चाहिए, दैट इज अ गुड थिंग, ओपन डिफिसेशन नहीं होना चाहिए। अब ये बोल रहा है कि इको सैंड टॉयलेट्स हम बनाते हैं। इको सैंड टॉयलेट्स का क्या कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं, क्या होता है, एक जो वॉशरूम है, जो टॉयलेट है, उसमें क्या है, कमोड लगाया हुआ है, और कमोड के नीचे कोई पाइपलाइन नहीं है, कोई सीवर नहीं है, उसके नीचे एक 6 फीट या फिर 6 फीट या 10 फीट डीप जो है वो एक क्या है, गड्ढा है मान लो। सारा जो वेस्ट बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर, सारा बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर वहीं 10 फीट जो गड्ढा है उसमें जमा होता रहेगा, समझ रहे हो। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसा मैंने बताया, वहां पर बैक्टीरिया तो होंगे ही होंगे, बैक्टीरिया और माइक्रोब क्या करते रहेंगे, उसको डिकम्पोज करते रहेंगे धीरे 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 ओवर अ ईयर और 5 ईयर और 10 ईयर, ठीक है। जब वो डिकम्पोज हो जाएगा फिर उसको खोला जाएगा, ठीक है, और फिर उसको खोला जाएगा और वो क्या बन चुका होगा, मैन्योर। क्या बन चुका होगा, मैन्योर। और उस मैन्योर का आप यूज करोगे कहां पे, इन एग्रीकल्चरल फील्ड। समझ आया, दिस इज इको सैंड टॉयलेट्स, ठीक है। हाइजीनिक, एफिशिएंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन, समझ आया। केरला और श्रीलंका। सस्टेनेबल सिस्टम फॉर हैंडलिंग ह्यूमन एक्सक्रीटा, जो ह्यूमन का एक्सक्रीटा है उसको, मतलब दिमाग लगाओ, दिमाग क्या लगाया लोग, इस ह्यूमन एक्सक्रीटा से भी मतलब प्रॉफिट निकाल दे रहे हैं, ठीक है। सस्टेनेबल सिस्टम फॉर हैंडलिंग ह्यूमन एक्सक्रीटा यूजिंग ड्राई कंपोस्टिंग टॉयलेट्स, ड्राई कंपोस्टिंग टॉयलेट्स। समझ आया इको सैंड टॉयलेट्स क्या है,
फिर आता है एक चीज बायोमैग्निफिकेशन। क्या आती है? बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन को समझते हैं थोड़ा सा इन डेप्थ में। होता क्या है कि रिवर पॉल्यूट हो रही है। अब रिवर जब पॉल्यूट हो रही है, ये कहता है कि जैसे जैसे विद इंक्रीज इन ट्रॉफिक लेवल, बायोमैग्निफिकेशन का मतलब होता है विद इंक्रीज इन ट्रॉफिक लेवल, विद इंक्रीज इन ट्रॉफिक लेवल concentration of, with increase in trophic level, concentration of pollutant also increases। समझ आया कि नहीं? जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल बढ़ेगा, जो पॉल्यूटेंट का कॉन्सेंट्रेशन है वो और ज्यादा बढ़ेगा। जैसे मान लेते हैं एक फूड चेन चल रही है, एक्वेटिक फूड चेन। क्या चल रही है? एक एक्वेटिक फूड चेन चल रही है। एक्वेटिक फूड चेन में मान लो सबसे नीचे आता है जू प्लैंक्टन। जू प्लैंक्टन, अब मैं बोल रहा हूं रिवर ही पॉल्यूटेड है, या मान लो कि समुंदर ही पॉल्यूटेड है। समुंदर का एक रीजन, समुंदर भी थोड़ी छोड़े हैं हम लोगों ने, वेस्ट सारा रिवर से कहां चला जाता है? सी वाटर में। तो अब हमने क्या किया, वो सारा जो पॉल्यूशन है, वाटर इज पॉल्यूटेड, तो जू प्लैंक्टन उस पॉल्यूटेड वाटर को कंज्यूम कर रहा होगा। जू प्लैंक्टन को कौन कंज्यूम करता है? फिशेस। तो एक बात बताओ, जू प्लैंक्टन की बॉडी में ज्यादा जू प्लैंक्टन, वो फिशेस तो बहुत सारे जू प्लैंक्टन खा लेगा। तो अब मुझे ये बताओ कि जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉल्यूशन है वो उन जू प्लैंक्टन में ज्यादा होगा या मछलियों में ज्यादा होगा? मछलियों में ज्यादा होगा, छोटी मछलियों में ज्यादा होगा। अच्छा, जब इन छोटी मछलियों को बड़ी मछली खाएगी तो उस बड़ी मछली में ज्यादा पॉल्यूशन होगा, पॉल्यूटेंट ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा छोटी छोटी उन फिशेस को खा रही है। समझ आ रहा है? तो क्या हम देख रहे हैं कि विद इंक्रीज इन ट्रॉफिक लेवल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। ठीक है, फिर उन फिशेस को अगर हम खाते हैं तो वो पॉल्यूटेंट फिर हमारे किसकी बॉडी में आ जाता है? हमारी बॉडी में आ जाता है। आ रहा है समझ की नहीं? और बहुत ही हार्मफुल केमिकल्स कंज्यूम कर सकते हैं वो। हो सकता है द फिश वी कंज्यूम वो मरकरी खा के मर गई हो। क्यों? क्यों? अरे हमें थोड़ी पता चल रहा है, हम थोड़ी जिंदा ला रहे हैं। ठीक है, वो तो हो सकता है मरकरी खा के कुछ भी कंज्यूम कर लिया हो। क्यों? क्योंकि रिवर्स आर वेरी हाईली टॉक्सिक एंड पॉल्यूटेड। है कि नहीं है? हमें क्या पता चलेगा? समझ आ रहा है? दिस इज रियलिटी। रियलिटी चेक लो। अब होता क्या है, इससे ह्यूमन पे नहीं जाए तो इस फिश को कौन कंज्यूम करेगी? मान लो कोई ईगल बर्ड है, मछलियां खाती है ना वो ईगल बर्ड, और शातिर शिकारी होते हैं वो, ऐसे उठा के उड़ जाती है वो मछलियां। मतलब देखो कितना खिलाड़ी लोग हैं वो। खिलाड़ी देखो कैसे कि वो पानी के अंदर से, समझ रहे हो, पानी उड़ती हुई आई है, पानी के अंदर से मछली दबोच के ले गई। है ना? यही प्रोसेस देखा है कि नहीं देखा है आप लोगों ने? तो अब देखो, अब मुझे ये बताओ कि जो लेवल ऑफ पॉल्यूशन, आवाज नहीं, जो लेवल ऑफ पॉल्यूशन होगा, जो लेवल ऑफ पॉल्यूशन होगा वो किधर ज्यादा होगा? सबसे ज्यादा लेवल ऑफ पॉल्यूशन तो उन बर्ड्स में होगा, ईगल बर्ड में होगा। अब मान लो, अब वो जो पॉल्यूशन है ना, मरकरी का पॉल्यूशन या जो भी पॉल्यूशन, प्लास्टिक रिलेटेड जो पॉल्यूशन है, ठीक है, लेड वगैरह, जो भी किधर से आ रहा है? इंडस्ट्रीज से आ रहा है। ठीक है, इंडस्ट्रीज से बहुत सारा वेस्ट आ सकता है, बहुत सारे मटेरियल जैसे कि कॉपर, आयरन, निकल, ठीक है, कुछ भी, ठीक है, सिलिकॉन, सिल्वर। एजी क्या होता है? गोल्ड। सिल्वर ही है ना एयू क्या होता है? सिल्वर होता है। और एजी क्या होता है? गोल्ड। तुम एजी सिल्वर होता है और एयू क्या होता है? अच्छा गोल्ड यार, ठीक है, केमिस्ट्री थोड़ी पढ़ाता है। देखो क्या बोल रहा है, विद इंक्रीज इन ट्रॉफिक लेवल, तो सबसे ज्यादा वो क्या देखने को मिलेगा? पॉल्यूटेंट किस में होगा? उन बर्ड्स में होगा। सबसे ज्यादा पॉल्यूटेंट किस में होगा? बर्ड्स में होगा। दूसरी बात, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म के साथ में खिलवाड़ करेगा ये पॉल्यूटेंट। किसके? बर्ड्स के। आपको पता है वो जो बर्ड्स का जो शेल होता है, अंडे का जो शेल होता है, वो किससे बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। अब जब कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म खराब हो जाएगा, उन बर्ड्स का जो कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म है वही खराब हो गया, तो उनकी एग्स की जो शेल है ना, मतलब अंडे का जो शेल होता है वो पतली हो जाएगी। अंडे की शेल पतली होगी तो क्या वो रुकेगा? जो भी अंदर का जो भी यॉक होता है, एग यॉक बोलते हैं, यॉक पता है ना, एग यॉक अंदर का होता है, क्या वो रुकेगा उसके अंदर? नहीं, वो ले तो करेंगे एग, लेकिन वो गिरते ही टूट जाएगा। जब गिरते ही टूट गया तो बर्ड की पॉपुलेशन क्या होगी? इससे कम होगी। समझ आ रहा है?
तो यही कह रहा है हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डीडीटी। डीडीटी यूज करते हैं हम लोग, क्या होता है डीडीटी, तुम लोग पढ़ते होगे, डाइथाइल डाइक्लोराइड टेट्राएसीटेट, पढ़ा है ना, इसका फॉर्मूला वगैरह वो सब पढ़ोगे आप, इन उसमें केमिस्ट्री में, डाई मिथाइल डाइक्लोराइड टेट्राएसीटेट। डिस्टर्ब कर, ये कहाँ यूज करते हैं डीडीटी वगैरह हम लोग, मॉस्किटो रिपेलेंट वगैरह में यूज करते हैं। डिस्टर्ब कर देता है किसको, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को वाटर बर्ड में, जिससे एगशेल क्या हो जाती है, थिन हो जाती है, और प्रीमेच्योर ब्रेक होता है क्या, एगशेल, और प्रीमेच्योर पहले ही एगशेल टूट जाएगी, और पहले ही एगशेल टूट जाएगी तो बर्ड पॉपुलेशन डिक्रीज होगी। समझ आया ये बायोमैग्निफिकेशन मतलब, अगेन वन वर्ड में, वन लाइन में समाप्त करना हो तो विद इंक्रीज इन लेवल कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट आल्सो इंक्रीजेस, दैट इज बायोमैग्निफिकेशन। देन क्या कहते हैं, यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन, यूट्रोफिकेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी लेक का, किसी भी तालाब का बूढ़ा होना। अब तालाब भी बूढ़ा होता है क्या, हाँ, तालाब भी बूढ़ा होता है। कैसे होता है तालाब बूढ़ा, कोई लेक बूढ़ा कैसे हो सकता है, एज कैसे हो सकती है, ओवर अ पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स, 5000 ईयर्स की लाइफ स्पैन में क्या होगा, धीरे धीरे उसमें क्या ऐड होते रहते हैं, न्यूट्रिएंट्स ऐड होते रहते हैं, ऑर्गेनिक मैटर बहुत सारा उसमें ऐड होता रहेगा, कई तरह के मिनरल्स उसमें ऐड होते रहेंगे, है ना, बहुत सारे ऑर्गेनिक मैटर उसमें ऐड होते रहेंगे। अब मैंने बोला वाटर के साथ में फिनोमिना जो है वो सिंपल है कि वाटर शुड बी क्लीन, उसमें कुछ भी नहीं होना चाहिए। अब जैसे, और जब यंग होता है, कैसे पता चलता है यंग लेक, यंग लेक का जो टेम्परेचर वो क्लीन होगा पूरा, उसमें कोई एल्गी नहीं होगा, उसमें किसी भी तरह का ऊपर काई नहीं होगी, और एक्वेटिक एनिमल्स होंगे वहां पे, ठीक है, एक्वेटिक एनिमल्स होंगे वहां पे, और उसका जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, कम होगा, उसमें ऑक्सीजन लेवल जो होगा वो अच्छा खासा होगा, उसका बीओडी लेवल ज्यादा होगा या कम होगा, कम होगा, तभी तो वाटर नॉट क्लीन। जब पॉल्यूटेड होने लगेगा या ऑर्गेनिक मैटर बढ़ने लगेगा, जब क्या होने लगेगा, ऑर्गेनिक मैटर, उसमें ऑर्गेनिक मैटर बढ़ने लगेगा, तो धीरे धीरे वो वाटर जो है वो शैलो होने लग जाएगा, क्लीन नहीं होगा वाटर, क्या होगा, शैलो। शैलो वाटर मतलब आप देखोगे कभी कहीं गए हो आप, कहीं लेक का पानी जो है वो क्या हो, शैलो हो, दलदली वाला जो पानी होता है, समझ रहे हो, दलदल मार्श वाला जो पानी होता है, ऊपर ऊपर काई तैर रही होती है, एल्गी तैर रहे होते हैं, समझ रहे हो मैं किसकी बात कर रहा हूं, दैट वाटर इज यूट्रोफिकेटेड, जिसमें अगर आप उस पानी को उठाओगे भी ना और उस पानी से हाथ धोने की कोशिश करोगे, आपका हाथ और गंदा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो पानी अब यूट्रोफिकेटेड हो चुका है, यानी कि वो चिपचिपा सा लार जैसा पानी बन चुका है, वो समझ रहे हो, सलाइवा जैसा पानी हो चुका है वो, दैट इज शैलो लेक। क्यों? और उसमें बहुत सारे ऑर्गेनिक मैटर, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन है वो, कोई वाटर नहीं है अब उसमें सॉल्यूशन, न्यूट्रिएंट्स बहुत ऐड हो चुके हैं। तो वो तो होता ही है, वो तो नेचुरल प्रोसेस है, ओवर द पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स वो यूट्रोफिकेशन तो होना ही है, ठीक है, दिस इज नॉट द प्रॉब्लम। कोई ना कोई लेक यूट्रोफिकेट होगी, यूट्रोफिकेशन होगा, उसके बाद धीरे धीरे जब उसमें न्यूट्रिएंट्स ऐड होंगे, फिर प्लांट आएगा उसमें, और प्लांट के बाद धीरे धीरे वो फॉरेस्ट बनेगा, उसी को तो बोलते हो ना हाइड्रिक सक्सेशन, हाइड्राक सक्सेशन, हमने इकोसिस्टम चैप्टर में पढ़ा था। वो प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम क्या है, एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन, जो आज की डेट में हो रहा है। मैंने बताया कोई भी लेक बूढ़ा कब होता है, लेक को बूढ़ा होने में 5000 साल 10,000 साल लग रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, उतना तो बच भी नहीं रहे हम, लेकिन ये जो एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन है ये खतरनाक है। अब क्या हुआ, जिस लेक को बूढ़ा होने में 1000 साल लग रहे थे, अब 10 साल में यूट्रोफिकेट। कैसे? अब देखो, हम लोग अपने आप उसमें न्यूट्रिएंट ऐड हो रहा था ना, हम लोग जब जानबूझ के उसमें, उस लेक में, कहीं लेक देखा हो आपने, उस लेक में देखा लेक को हम एज डस्टबिन यूज करते हैं, गार्बेज डिस्पोजल यूनिट की तरह यूज करते हैं उसको, उसमें कई तरह का वेस्ट जो है हम डिस्पोज करते हैं, ऐसा है कि नहीं है? उसी में क्या बोलते हैं, भैंसे लहला रहे हैं, ठीक है, वहीं पे चलो ठीक है, वहीं पर आप देख रहे हो कपड़े धोए जा रहे हैं, वहीं पर इंडस्ट्रियल वेस्ट जा रहा है, वहीं पर बहुत सारा वेस्ट आप देख रहे हो डिस्पोज हो रहा है। तो उसकी वजह से क्या होगा, जब उसमें ऑर्गेनिक मैटर, मैंने बोला वाटर शुड बी क्लीन, है ना, वाटर का सिंपल फंडा है कि उसमें कुछ नहीं होना चाहिए, जब उसमें मैटर, ऑर्गेनिक मैटर, बहुत सारी चीजें उसमें ऐड होती रहेंगी, तो जब उसमें बहुत सारी चीजें ऐड होती रहेंगी, जो लेक जिसको 1000 साल में यूट्रोफिकेट होना था, अब कितने साल में यूट्रोफिकेट हो जाएगा, 10, 20, 50 साल में। समझ आया? दिस इज द प्रॉब्लम। और लेक क्यों बचाने चाहिए हमको? लेक इसलिए बचाने चाहिए हमको क्योंकि हम बोलते तो हैं कि वी हैव 30% ऑफ लैंड सरफेस एरिया इन अर्थ
ठीक है। सरफेस लैंड सरफेस एरिया कितना है अर्थ का 30%, 70% वाटर सी वाटर है, बट 70% में से अगर आप देखो तो सिर्फ और सिर्फ 1 to 2% ऐसा है दैट इज जो सी वाटर है वो यूजेबल नहीं है ना, पीने लायक ड्रिंकिंग वाटर नहीं है। तो ड्रिंकिंग वाटर के लिए हम लोग को जो रिजर्व है वो मोर और लेस रिवर पर डिपेंड करते हैं, या फिर हम किस पर डिपेंड करते हैं, लेक पर। रिवर पर जिस पर डिपेंड कर रहे हैं वो इधर पॉल्यूट हो रही है, लेक जिस पर डिपेंड कर रहे हैं वो यूट्रोफिकेट हो रहा है। समझ आया? तो क्राइसिस वाटर दैट रेज द क्राइसिस दैट वी नो एज वाटर क्राइसिस। मुंबई में तो बहुत ज्यादा वाटर क्राइसिस है, यहाँ तो फिर भी ठीक है। लोग 5-5 घंटे 3-3 घंटे क्या करते हैं, लाइनों में लगे रहते हैं बाल्टी लेके, क्या है ना, धारावी देखा होगा, मैं तो गया नहीं कभी उधर। काफी ज्यादा वाटर का क्राइसिस है कि नहीं है? तो स्लम एरियाज जितने भी हैं वहां पे वाटर का क्राइसिस बहुत ज्यादा है। और वाटर का जहां भी जब भी क्राइसिस होगा, एक बात हमेशा याद रखना, जब भी किसी भी तरह से क्राइसिस जहां पर होगा, किसी भी तरह की जब क्राइसिस जहां पर होगा, वहीं पर लोग बिजनेस बनाएंगे। वहीं पर लोग क्या बनाएंगे, बिजनेस बनाएंगे। और जब वहीं पर वाटर जैसी चीज का बिजनेस बनने लगेगा तो वहीं से आप देखोगे क्राइम भी शुरू होगा, है ना। जब भी किसी चीज की जब मान लो जहां पर सब कुछ अबेंडेंस में है, सब लोगों को सब कुछ ही मिल रहा है, मान लो सब लोगों को सब कुछ मिल रहा है, तो फिर क्या लोग लूटपाट करेंगे? क्या क्राइम होगा उस सोसाइटी में? नहीं होगा। क्राइम हमेशा कहां पर होता है, जहां भीड़ भाड़ ज्यादा है, जहां पर रिसोर्सेज का क्या है, क्राइसिस है। समझ आ रहा है? तो वाटर तो सबको चाहिए ना, वाटर नहीं मिलेगा तो लोग क्या करेंगे, बेचने लगेंगे पानी, और बेचते भी हैं। बेचते हैं कि नहीं है? ड्रिंकिंग वाटर शुड बी अवेलेबल एज फ्री रिसोर्स, लेकिन अभी हम लोग वाटर को 5 रुपए डाल के खरीदते हैं ना। यही क्या होता है ये, अरे क्या वाटर प्योरीफायर्स जो लगे हुए होते हैं। तो वाटर शुड बी अवेलेबल एज फ्री रिसोर्स। क्या फायदा उस डेवलपिंग कंट्री का, जिसको हम लोग बोलते हैं कि इकोनॉमी बोलते हैं, लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है इंडिया को। क्या बोलते हैं हम लोग? लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, बट लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हैज नो वाटर एज फ्री रिसोर्स। दिस इज द शेमफुल थिंग, है ना। तो अब हम आगे बात करते हैं क्या, हीटेड और थर्मल वेस्ट वाटर। देखो जरूरी नहीं है कि वाटर में अगर कुछ मिल गया तो ही वो वाटर पॉल्यूट होगा। मान लो कि क्या हुआ कि थर्मल पावर प्लांट जो है, आपको पता है हम लोग क्या करते हैं, वाटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। हाइड्रो पावर प्लांट्स आप लोगों ने पढ़े होंगे, फिजिक्स में पढ़ते हैं या कभी ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। हाइड्रो मतलब डैम वगैरह से पानी गिरता है और उस पानी के गिरने के प्रभाव से टरबाइंस चलती हैं, और वो इतनी बड़ी बड़ी जब टरबाइंस चलेंगी तो उन टरबाइंस के चलने से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। इसी को तो बोलते हैं हाइड्रो पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट। लेकिन उसके बाद से वहां से इंडस्ट्रीज से जब यहाँ से जो पानी निकल रहा होता है, क्या वो सेम टेम्परेचर का होता है उन टरबाइन से? नहीं, उनका टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और वही टेम्परेचर वाला पानी आप दोबारा वापस किधर डाल दोगे, रिवर में डाल दोगे। क्या वो टेम्परेचर सफिशिएंट होगा, या वो टेम्परेचर एकोमोडेट करने लायक होगा उन फिशेस के लिए जो उस रिवर में है? गर्म पानी होगा वो। या थर्मल पावर प्लांट्स जो होते हैं, जो रिवर के किनारे लगे हुए होते हैं, वो वापस जब पानी छोड़ते हैं नदी में, उसमें कुछ केमिकल वगैरह चलो नहीं भी है, क्लीन कर दिया उन्होंने, लेकिन उस पानी का टेम्परेचर तो बहुत ज्यादा है। वो टेम्परेचर मान लो 70-80 डिग्री के टेम्परेचर पर आप जो है वो डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर वाला वाटर जो है वो रिवर में छोड़ रहे हो। तो गर्म पानी क्या वहां के एक्वेटिक एनिमल्स को अफेक्ट करेगा कि नहीं करेगा? मछलियां मर जाएंगी वहां पे, उनके लिए तो टेम्परेचर नॉर्मल चाहिए ना यार। तो वही कह रहा है, दैट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट, जरूरी नहीं है कि, समझ आया। और पॉल्यूटेंट तो कंसिस्ट करता ही है वो। फिर आते हैं यहां पर हमारा वाटर पॉल्यूशन खत्म होता है, ठीक है, यहां पर हमारा वाटर पॉल्यूशन खत्म होता है। नाउ वी आर अप टू द सॉलिड वेस्ट। अब हम किस पर आते हैं, सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट क्या होता है, देखो जितना भी कूड़ा यानी कि दैट सॉलिड वेस्ट, म्युनिसिपल वेस्ट, जिसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, जिसमें मेजर कंट्रीब्यूशन किसका है, प्लास्टिक का। किसका है मेजर कंट्रीब्यूशन? प्लास्टिक हो गया, पेपर हो गया, बहुत सारी चीजें जो अनयूज रह जाती हैं, क्लोथ्स हो गए। अब उसको क्या करना, उसको हम लोग क्या करते हैं, जैसे दिल्ली में ना जगह, तो अब उसको कैसे आप फिल करोगे? जहां पर थोड़ा सा गड्ढा है ना, वहां पे क्या कर दिया जाता है, लैंड फिल कर दिया जाता है। तो दिल्ली में यहाँ पे पहाड़ दिख रहे हैं आपको, दिल्ली में जो है वो 2 या 3 कूड़े के पहाड़ है,
ठीक है, आप गूगल कर सकते हो, ठीक है, देखा हुआ है मैंने, बल्कि वहां पर कूड़े के पहाड़ है, गार्बेज क्या बोल सकते हो आप, हिल्स, माउंटेन्स। तो सैनिटरी लैंडफिल्स, वहां पे क्या करते हैं, वो जो भी पूरा शहर का जो भी जितना भी गार्बेज आ रहा है, सब गार्बेज कहाँ डाल दिया, उस पहाड़ में डाल दिया। धीरे 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 अब पहाड़ में ही डालते रहोगे, धीरे 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 वो पहाड़ क्या होता रहेगा, ऊंचा रहता रहेगा। समझ आया? अब और क्या सॉल्यूशन है? अच्छा, ये सॉल्यूशन निकाला है, सोचो इससे पहले क्या करते थे, ओपन बर्निंग करते थे डंप्स का। ओपन बर्निंग मतलब जो भी कूड़ा आता था उसको जला देते थे। अब अगर कूड़े को जलाओगे भी, प्लास्टिक को बर्न भी करोगे, तो पॉल्यूशन, तो एयर पॉल्यूशन होगा। बर्न करने पर कितना केमिकल निकलेगा और कितने तरह के एयर पॉल्यूटेंट्स निकलेंगे, दैट इज ऑल्सो हार्मफुल। जलते खैर अभी भी हैं वो पहाड़ों में, जब रिएक्शन होगा, इतने टाइम से वेस्ट रखा हुआ है, कुछ ना कुछ रिएक्शन होके एसिड वगैरह से जलते रहते हैं वो पहाड़, धुआं निकलता रहता है वहां से, स्मेल। वहां के आसपास के जो लोग रहते हैं, वहां की लाइफ जो है वो बहुत ज्यादा सस्टेनेबल नहीं है, ठीक है। जो एरिया है ना उधर, आप मुकुंदपुर वाला जो एरिया है, या आप लोगों को उतना नहीं होगा कि भलसवा स्वरूप नगर साइड का जो एरिया है दिल्ली में, ठीक है, वहां पर वो किसके अराउंड है, वो उस, अब दिल्ली एरिया बहुत छोटा है, तो उस जहां भी जगह मिलेगी लोग लोकेलिटीज बसाएंगे, सोसाइटी बसाएंगे। लोगों ने उस पहाड़ के चारों तरफ भी सोसाइटी बसा ली है, तो किस तरह से सरवाइव कर रहे होंगे लोग, वैसे सोचो। समझ आया? पहले ओपन बर्निंग डंप करते थे, लेकिन ओपन बर्निंग डंप का सॉल्यूशन हमने क्या निकाला, सैनिटरी लैंडफिल करते हैं। तो लैंडफिल भी करोगे तो वो पहाड़ बन जाएगा, उसका कुछ और सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा हमको। एक केस स्टडी बताया, प्लास्टिक इज द मेन सोर्स ना, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कौन कॉज कर रहा है, प्लास्टिक। यहां पर एक बहुत अच्छी चीज देखी मैंने, क्या है यहाँ पर, प्लास्टिक्स का तो यूज होता ही है, प्लास्टिक का ऐसा नहीं बोल सकता है कि यहाँ पर प्लास्टिक का जीरो यूज है, बट दैट इज वेरी ग्रेट थिंग कि यहाँ पर एक चीज देखते हैं हम लोग, वीकली मार्केट लगता है। नोटिस किया तुम लोगों ने? कहाँ पे, क्या जगह है ये जहाँ पे मार्केट लगा, सब्जी मार्केट, ट्यूसडे को जो लगता है, पारगांव में ना सब्जी मार्केट लगता है। अब वो जो सब्जी मार्केट वहां लगती है, आप नोटिस करो कि लोगों में ये हैबिट है, नेचुरली इनबिल्ट हैबिट है, या सब्जी वालों में भी ये हैबिट है, कोई थैला नहीं रखता, सब अपना लेकर जा रहे हैं, है ना, सब अपना थैला लेकर जाते हैं ना सब्जी लाने के लिए, ठीक है। बट वहां पे शहरों में देखो, शहरों में एक हैबिट है कि वो सब्जी वाले जो है वो आपको प्लास्टिक देते हैं, कि जाओ ये आलू लिया है आपने 1 किलो, एक उसको पैक करके देगा किसमें, पॉलीथीन में, ठीक है। पॉलीथीन यहाँ यूज नहीं हो रही है। अब लोगों के जब हैबिट में ये चीजें, देखो हर चीज गवर्नमेंट कर नहीं सकती है, सीधी बात है, गवर्नमेंट कितना कुछ कर लेगी आपके लिए, बट आपके हैबिट में जब चीजें आने लग जाती है ना, तब कंट्रीब्यूशन होने लगता है और तब पॉल्यूशन डिक्रीज होने लगता है ना। अब एक बात, एक केस स्टडी है, जैसे अहमद खान की कहानी है। अहमद खान ने क्या किया, अहमद खान ने एक फाइन पाउडर बनाया, देखो कितना बढ़िया, उसने क्या बनाया, एक फाइन पाउडर बनाया रिसाइकल्ड मॉडिफाइड प्लास्टिक का, प्लास्टिक को रिसाइकल किया, उसका एक पाउडर बनाया, और उसको बोला उसने ये पॉली ब्लेंड है, उसको क्या बोला उसने, पॉली ब्लेंड। और उस पॉली ब्लेंड को किसके साथ मिक्स कर दिया, उस पॉली ब्लेंड को मिक्स कर दिया बिटुमिन के साथ। बिटुमिन आपने देखा होगा, वो ब्लैक कलर का सब्सटेंस जो रोड बनाने के लिए यूज करते हैं, है ना, जो गिट्टी होती है, ये जो पत्थर होते हैं उसको जोड़ने के लिए वो ब्लैक कलर का सब्सटेंस रोलर चलाते हैं ना उस पे, उसमें इन्होंने बोला कि ये पॉलीब्लेंड यूज करो और फिर रोड बनाओ उससे क्या होगा। अहमद खान ने बोला कि पॉलीब्लेंड जो मैंने बनाया है ये फाइन पाउडर, उसमें मिक्स करो वो जो आपका बिटुमिन है उसमें, उसके बाद उसमें रोड बिछाओ उसका। बैंगलोर में रोड बिछाई गई, यूज किया गया इस पॉलीब्लेंड को, और उस रोड की लाइफ 3 गुना ज्यादा बढ़ गई। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक है ना, वो प्लास्टिक इतनी जल्दी खराब तो नहीं होगा, और प्लास्टिक के पास पिघलने के बाद उसमें नेचर ये होता है कि वो जोड़ता है चीजों को, होता है ना, एडहेसिव प्रोसेस है उसमें, तो प्रॉपर्टी है उसमें। रोड लाइफ इंक्रीज हो गई बाय 3 टाइम्स, ठीक है। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है इसकी, वाटर रिपेलेंट होगा। वो रोड कैसी बन जाएगी, वाटर रिपेलेंट। यहां पर आप क्या देखते हो कि जब बारिश होती है तो बारिश होने से वो जो बिटुमिन है वो छुड़ता है और फिर हटने लगती है रोड, है ना। वाटर रिपेलेंट रोड्स नहीं है, तो रोड क्या हो जाएगी, वाटर रिपेलेंट। तो आपका जो खर्चा है, इकोनॉमिक जो खर्चा है रोड बनाने का, वो कम पड़ेगा, सीधी सी बात है। समझ आया?
और खतरनाक बात बताता हूं मैं, जब सीवेज वाटर में क्या डाल दिया जाता है, जैसे बहुत सारा वेस्ट जो होता है वो बहुत हॉस्पिटल से निकलने वाला वेस्ट तो और खतरनाक है, इंडस्ट्रीज से निकलने वाला वेस्ट खतरनाक है, लेकिन हॉस्पिटल से तो सोचो कितनी तरह के वायरस और बैक्टीरिया और कितने सारे पैथोजेंस निकलते होंगे। अगर उस वेस्ट को भी आप उधर ही इंसिनरेट ना करो, उस वेस्ट को भी अगर आप ऐसे ही लोकली छोड़ दो, तो हॉस्पिटल में पेशेंट की मात्रा धीरे धीरे बढ़ने लगेगी, वेस्ट से ज्यादा तो पेशेंट हो जाएंगे। समझ रहे हो कि नहीं? तो तरीका क्या अपनाया जाता है? इंसिनरेशन। क्या तरीका अपनाया जाता है? इंसिनरेशन। इंसिनरेशन मैं बताता हूं, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर, ठीक है, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर, 121 डिग्री सेल्सियस, 150 डिग्री सेल्सियस, इतना हाई टेम्परेचर जब किसी भी चीज को दोगे तो वो राख बन के निकलता है, और इतने टेम्परेचर पे जनरली बहुत ज्यादा बैक्टीरियाज नहीं सर्वाइव करते हैं। हमारी बॉडी में तो नहीं है ऐसे, हमारी बॉडी में जनरली या नॉर्मल जो सब खत्म हो जाता है। इंसिनरेशन आपको पता होगा आजकल ना उसमें भी यूज करते हैं, नॉर्मल हम लोग तो नहीं करते हैं, लेकिन बाहर की कंट्रीज में इंसिनरेशन ह्यूमंस को जलाने के लिए भी यूज करते हैं, ये पता है तुमको? ठीक है, क्या होता है कि हम लोगों में अगर डेथ हो जाती है तो दो नॉर्मल प्रोसेस हैं, या तो बरी करते हैं, दफना देते हैं, या फिर क्या होता है हिंदुइज्म में आप क्या करते हैं? जलाते हैं। अंतिम संस्कार जो होता है, दाह संस्कार जो भी है ना, तो उसमें ये प्रोसेस लंबा है, कितना ज्यादा लकड़ी का रिसोर्स। वहां पे क्या करते हैं, एक जैसे ड्रॉर होता है, ड्रॉर जैसे सब्सटेंस में डेड बॉडी रखी है जो भी, ठीक है, राम नाम सत्य है, बंद, ठीक है, मतलब ऐसा ड्रॉर जैसा सब्सटेंस देखा होगा ना कभी किसी मर्डर वर्डर में, देखा होगा जहां पे वो रखा जाता है, डेड बॉडी रखी जाती है मॉर्चरी में, फिर ऐसे खोला जाता है, तो वो उसमें इंसिनरेटेड मशीन, इंसिनरेट करने वाली मशीन इनबिल्ट है। जैसे ही आपने डेड बॉडी अंदर बंद की, बटन दबाया, बाहर निकाला, राख मिली। समझ आया? अंदर बॉडी गई, बाहर क्या मिली? सिर्फ राख। टेम्परेचर इतना ज्यादा है। अदरवाइज अगर आप देखो जो दाह संस्कार होता है हम लोगों का, उसमें आप देखते हैं क्या होता है, पूरा दिन जलती है वो बॉडी, है ना, और बोलते हैं ऐसा कि कुछ किसने, तुम लोग कोई गया है देखा है पर्सनली जलते हुए? देखा है? अगर तुमने देखा, तुम लोग गया, कोई लोग नहीं गए होगे तुम लोग, है ना, अलाउड नहीं होता है ना। तो मैं बताता हूं, अगर आप लोगों ने देखा है तो उसमें पूरा दिन नहीं जलता है, अगर सुबह जलाया होगा तो शाम तक जलता ही रहेगा वो। और दूसरा फिर वो एक प्रोसेस होता है जिसमें बोलते हैं कि अगर वो जो ये स्कल टूटता नहीं है, देयर आर मैनी बोन्स इन योर बॉडी विच नेवर बर्न्स, जिसमें से एक, ये क्वेश्चन आया था, एक बोन है आपकी बॉडी में जो जलती नहीं है, उस दाह संस्कार मतलब इतने आग में भी नहीं जलते, इट इज हायोइड बोन। हायोइड बोन पढ़ा होगा आप लोगों ने स्केलेटल सिस्टम में। हायोइड बोन की स्पेशल बात क्या है? इट नेवर बर्न्स। स्कल इज वेरी टफ, तो स्कल बहुत टफ होती है तो उसमें डंडा मारा जाता है तोड़ने के लिए उसको, है ना, ठीक है, उसको तोड़ने के लिए, ठीक है। अब सुनो क्या बोला कि कैटेगराइजेशन ऑफ वेस्ट करना चाहिए हमें, सॉल्यूशन पर आ रहे हैं हम लोग। इंसिनरेशन समझ आया? बहुत हाई टेम्परेचर देना। इंसिनरेशन का क्या मतलब है? बहुत हाई टेम्परेचर देना। बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल और रिसाइक्लेबल वेस्ट आपको कैटेगराइज करना पड़ेगा ना। वो वेस्ट जो बायोडिग्रेड हो सकता है, यानी कि वेजिटेबल है, क्या है? वेजिटेबल्स हैं, वेजिटेबल वेस्ट, या जो मान लो होटल से निकल रहा है वेस्ट, वो तो इजीली बायोडिग्रेडेबल है ना। उसके छिलके, आलू के छिलके, प्याज के छिलके, सब्जियों के छिलके, वो तो इजीली बायोडिग्रेड हो जाएगा। उसको आप नॉन प्लास्टिक के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए, या रिसाइकल अगर कुछ चीज होने वाली है तो उसको उसके साथ मिक्स नहीं करना चाहिए। कैटेगराइजेशन ऑफ वेस्ट होना चाहिए। ई वेस्ट पर ध्यान देना चाहिए हमें, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जा रही है, ई वेस्ट का जो कंसर्न है वो बढ़ता जा रहा है। ऐसा है कि नहीं है? ई वेस्ट का कंसर्न बढ़ता जा रहा है। इररिपेयरेबल कंप्यूटर्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, ये सब जो इररिपेयरेबल, जो रिपेयर नहीं हो सकते कंप्यूटर्स, जो पुराने, फॉर एग्जांपल आपके सबके घर में ई वेस्ट होगा, है ना, पुराने फोन्स जो हैं आप लोगों के, या पुराना चार्जर है, पुराने ईयरफोन्स हैं, वो सब क्या है? ई वेस्ट ही है, ठीक है। कई फोन्स तो हमने घर में रखे हुए हैं ये सोच के कि कभी बनवाएंगे, बनेंगे कहाँ से वो, ठीक है, नया ही लाओगे, ठीक है। इररिपेयरेबल, उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो रिसाइकल हो सकती हैं। इस लिहाज से एक कंपनी है जो बहुत बढ़िया काम करती है, ठीक है, दैट इज क्या आजकल कंपनीज इस लिहाज से क्या करने लग गई है, फोन के डब्बे से चार्जर हटाने लग गई है।
ये पता होगा ना तुमको, एप्पल वगैरह क्या करती है कि रिसाइकल, ठीक है, रिसाइकल कर रहे हैं हम लोग बहुत सारी चीजें। जैसे वो बोलते हैं कि जो आईफोन्स बनते हैं आप लोगों के, वो आईफोन्स रिसाइक्लेबल उससे बन रहे हैं, ठीक है। 25% जो चीज है उसमें रिसाइक्लेबल वेस्ट यूज हो रहा है, तो अच्छी चीज है एनवायरमेंट के लिए। उसमें बहुत सारी उसमें बहुत सारे मेटल्स मिलते हैं आपको। क्या क्या मेटल्स मिलते हैं? कॉपर, आयरन होता है, फोन्स या कंप्यूटर गैजेट्स जितने भी होते हैं, निकॉन होता है, सिलिकॉन होता है, और क्या है ये, गोल्ड। तो ये सब मिलेगा, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, ऑफन इन्वॉल्व्स मैनुअल पार्टिसिपेशन। कई बार ये इन सब प्रोसेस में जब आप ई वेस्ट से डील कर रहे होते हो या सॉलिड वेस्ट से डील कर रहे होते हो, देखा है आपने रैक पिकर्स वगैरह जो होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, निकालते हैं प्लास्टिक, ये सब सेग्रीगेट करते हैं। तो उसमें मैनुअल पार्टिसिपेशन जब ये रहेगा तो कई बार उन वेस्ट में हार्मफुल चीजें भी होती हैं, और उस हार्मफुल टॉक्सिक चीजों से क्या हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है, जो लोग वहां पे हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है ना उन लोगों को। फिर कह रहा है कि एक तरीका ये लैंडफिल कर दो या इंसिनरेट कर दो ई वेस्ट को, यही दो तरीके हैं। या तो अब ई वेस्ट के लिए भी क्या तरीका है, लैंडफिल करो या फिर जला, इंसिनरेट करो। बट ओनली सॉल्यूशन दैट वी कैन फाइंड आउट टुडे इज रिसाइकल। क्या किया जा सकता है, रिसाइकल किया जा सकता है। रिसाइकल तो एक तरीका है ही जो भी यूज किया जा सकता है। और सबसे खतरनाक तरीके का वेस्ट, पहला वेस्ट हमने क्या पढ़ा, सॉलिड वेस्ट। क्या पढ़ा, वाटर पॉल्यूशन खत्म हो गया, उसके बाद सॉलिड वेस्ट पर आए, और उसमें हमने बात की कि लैंडफिल करते हैं, ओपन बर्निंग करते हैं। केस स्टडी पढ़ी हमने अहमद खान की, जिससे रोड लाइफ इंक्रीज हो जाती है, रोड वाटर रिपेलेंट हो जाता है। हमने बोला कि हॉस्पिटल का जो वेस्ट है उसमें इंसिनरेशन यूज करना चाहिए, उसके बाद फेंकना चाहिए, कैटेगराइज करना चाहिए वेस्ट को इनटू बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड रिसाइक्लेबल। और ई वेस्ट, वेस्ट को कैसा रखना चाहिए, मतलब वेस्ट को क्या करना चाहिए, रिसाइकल करना चाहिए, जैसे ई वेस्ट। और ई वेस्ट में हमने बोला कि बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज रिसाइकलिंग का यूज कर रहे हैं, बिकॉज रिसाइकल इज द ओनली सॉल्यूशन राइट नाउ। उससे भी खतरनाक वेस्ट, जो सबसे खतरनाक वेस्ट बोला जाता है, वो है रेडियो एक्टिव वेस्ट। हम लोग बहुत ज्यादा जो है वो, देखो वो बात है ना कि आई फॉर एन आई विल मेक दिस वर्ल्ड ब्लाइंड, है ना। एक आंख के बदले अगर आंख मांगोगे तो ये दुनिया जो है वो एक टाइम पे अंधी हो जाएगी, महात्मा गांधी ने बोला था, ठीक है। क्यों बोला था? अब हम लोग क्या है कि वेपन्स पर बहुत ज्यादा जोर देते हैं। जैसे जैसे हम कंट्रीज डेवलप होती हैं, वो वेपन्स बनाती हैं, न्यूक्लियर ग्रेड वेपन्स बनाती हैं, है ना। समझ आया? इंडिया जैसे फॉर एग्जांपल यूएस, रूस, यूएसएसआर, सोवियत यूनियन, वो सब क्या करते हैं, डेवलप्ड कंट्रीज है, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं, वो लोग क्या करते हैं, वेपन बनाते हैं, ये न्यूक्लियर वेपन्स बनाते हैं, मिसाइल्स बनाते हैं। तो फिर हमको ये थोड़ा सा इंफीरियोरिटी या इनसिक्योरिटी होती है, यार किसी दिन चला दी तो दिक्कत, हमको भी कुछ बनाना पड़ेगा, ठीक है। फिर हम रूस से बना तो सकते नहीं है अगर, तो फिर रूस से महंगे दामों पे खरीद के लाएंगे वेपन्स, है कि नहीं है, मिसाइल्स वगैरह खरीदेंगे। फिर अगर हम खरीदेंगे तो हमारे जो पाकिस्तान को लगेगा, किसी दिन चला दे तो दिक्कत, तो वो फिर मांगेगा यूएस से, चाइना से हेल्प मांगेगा, उधार में खरीद के लाएगा वो ऐसा नहीं है ना उसके पास, तो उधार में खरीद के लाएगा वो, लेकिन लाएगा तो जरूरी, समझ रहे हो, कम तो नहीं है वो ठीक है। लेकिन उससे प्रॉब्लम बहुत है, आपको पता है, न्यूक्लियर वेस्ट। न्यूक्लियर वेस्ट में बहुत सारी प्रॉब्लम है। 2 इंसिडेंट बता रहा हूं मैं। एक है 3 माइल आइलैंड, जो उसमें क्या हुआ था, एक्सीडेंट, लीकेज हो गया था। या फिर चेरनोबिल का इंसिडेंट। चेरनोबिल रूस का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट, सुना है चेरनोबिल के बारे में? एक सीरीज भी, वेब सीरीज भी है नेटफ्लिक्स पे। चेरनोबिल रूस का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट, जहां पे न्यूक्लियर एनर्जी बनती है, ठीक है, एनर्जी ग्रेड ऑफ, उसमें यूरेनियम वगैरह जैसे बहुत सारे रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स हैं वहां पे, जो उसकी वजह से वो क्या हो गया, एक्सीडेंट, लीकेज हो गया, वो ब्लास्ट कर गया। अब ये चीजें आपको दिखेंगी नहीं, मतलब ये रेडिएशन निकलेगा ना यहाँ से, तो आपको धुआं थोड़ी निकलते हुए दिखेगा, रेडिएशन निकलेगा यहाँ से, और वो रेडिएशन की वजह से क्या होगा, लोग मरना चालू होंगे, पता ही नहीं चलेगा क्यों मर रहे हैं। मिनिमम, अगर आप बहुत दूर की रेंज में भी हो ना, बोलता है मिनिमम वो म्यूटेशन कॉज करेगा, तो मिनिमम म्यूटेशन जो होगा उससे मिनिमम जो अफेक्ट होगा वो होगा कैंसर। कम से कम जो चीज होगी वो क्या होगी, कैंसर, और ज्यादा से ज्यादा तो मृत्यु ही है, अकाल मृत्यु। सेफ डिस्पोजल ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट विच इज वेरी
इम्पॉसिबल काइंड ऑफ थिंग। सेफ डिस्पोज करना किसी सेफ डिस्पोज करना किसको, रेडियो एक्टिव वेस्ट को, वो बहुत मुश्किल चीज है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि कहीं रेडिएशन को कैसे रोक सकते हो आप? आपने बोला कि डब्बे में बंद करके मैंने इस वेस्ट को कहीं रखा हुआ है, लेकिन रेडिएशन तो रिलीज करेगा ही ना, वो डब्बा थोड़ी रोक लेगा उसको। तो हम लोगों ने क्या तरीका सोचा है, क्योंकि ये म्यूटेशन कॉज करता है बहुत हाई रेट पे, और म्यूटेशन की वजह से कैंसर होता है ना। तो हमने तरीका क्या सोचा है, आफ्टर सफिशिएंट प्री, उनको बड़े बड़े ब्लॉक्स में, पत्थर के ब्लॉक्स में रेडियो एक्टिव वेस्ट को बंद करते हैं। उसके बाद उनको डीप डाउन समुंदर के नीचे 500 मीटर नीचे, या वैसे भी गड्ढा खोद के 500 मीटर नीचे अर्थ सरफेस में दफन कर देते हैं, ठीक है, नीचे डाल देते हैं। देखो, आफ्टर सफिशिएंट प्री ट्रीटमेंट स्टोरेज ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट शुड बी डन इन सुटेबली शील्डेड कंटेनर्स, पत्थर के शील्डेड कंटेनर्स में, बरीड विद इन द रॉक्स, ठीक है, अबाउट 500 मीटर डेप्थ बिलो द अर्थ सरफेस, ताकि रेडिएशन 500 मीटर से ऊपर ना जाए। लेकिन एक बात सोचो, कब तक करोगे ये? अर्थ सरफेस भी तो एक लिमिटेड जगह है ना, कितना आप उसमें वेस्ट रखोगे? और अगर समुंदर में भी आप ये डाल रहे हो, डीप डाउन कर रहे हो, तो समुंदर में भी तो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, क्या रेडिएशंस वहां तक नहीं जाएंगी क्या? समझ आया? तो ये रेडियो एक्टिव वेस्ट का जो सॉल्यूशन है वो, ठीक है, वो बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसलिए हमको, अब हमारे चैप्टर में ज्यादा चीजें बची नहीं है। आज हमने डिस्कस किया वाटर पॉल्यूशन, और दूसरा सॉलिड लैंड पॉल्यूशन, सॉलिड वेस्ट वगैरह डिस्कस किया। सॉलिड वेस्ट में हमने पहले बात की नॉर्मल सॉलिड वेस्ट जो भी है, फिर ई वेस्ट बात किया, और फिर रेडियो एक्टिव वेस्ट की बात की। अब हमारे चैप्टर में बस लास्ट क्लास बची है इस चैप्टर की। एक चीज हमें पढ़नी है इसमें, क्या? ओजोन, और दूसरा हमें पढ़ना है ग्लोबल वार्मिंग, और तीसरा डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मोर और लेस आपको पता ही है, उसमें करेंगे फिर भी हम डिस्कस उसमें, कि वो चिपको आंदोलन आ जाता है उसमें। चिपको आंदोलन पता है आप लोगों को ना, चिपको आंदोलन वगैरह वाली कहानी है, ठीक है। वो डिफॉरेस्टेशन क्या होता है उतना पता ही है, लेकिन कर लेंगे डिस्कस, ठीक है। तो 3 बातें हैं छोटी छोटी सी, एक है ओजोन, दूसरा क्या है ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, और तीसरा है आपका डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे, इस तरह से कथा समाप्त। समझ आया क्या? बस इतना ही है, चलो हो गया टाइम।